हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जो आपके सिलेबस में है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। और एनसीईआरटी को ही हम अपना बेस लेके चलेंगे, इसकी एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करोगे तो उसमें एनसीईआरटी को ही फोकस करके वो लोग चलते हैं और क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो इसकी एक एक लाइन को हम कवर करेंगे। अब यहाँ जब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर तो सबसे पहले इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन है, और आप इस तरह से मान सकते हो कि फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली है क्या, उनका दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स जो हैं आपके, वो प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस लेवल है, आप कह सकते हो। प्लांट किंगडम जब इवॉल्व हुआ और डेवलपमेंट के स्टेजेस इसने शो किए, तो सबसे बेसिक लेवल क्या था? सबसे बेसिक लेवल पे एल्गी थे। एल्गी के बाद आपके ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स आए, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद जो सबसे मोस्ट एडवांस लेवल अचीव हुआ दैट वाज एंजियोस्पर्म्स, और यू कैन से फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। सो किसी भी स्पीशीज के बारे में या किसी भी किंगडम के बारे में अगर हमें सारी की सारी चीजें पढ़नी है, इफ एवरीथिंग यू वांट टू नो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एडवांस लेवल, मोस्ट एडवांस लेवल यू कैन से। तो अगर आप सबसे एडवांस लेवल की चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे फीचर्स समझ में आएंगे। सपोज अगर आप लोअर लेवल से स्टार्ट करते हो तो काफी सारे फीचर्स उसमें अभी डेवलप नहीं हुए हैं जो आगे चल के आपके एडवांस लेवल में डेवलप हुए हैं। सो यहाँ पे इसलिए हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द फीचर्स विल बी कवर्ड। ज्यादा से ज्यादा फीचर्स जो है वो हम कवर करके चलेंगे। और जैसा कि हम यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि फ्लावर्स जो हैं बेसिकली, हमें अगर हम एक बार को सोचे तो फर्स्ट थिंकिंग हमारे दिमाग में क्या आती है कि नेचर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलो, गार्डन में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको किसी ना किसी तरह का कोई फ्लावर देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्लावर्स में है क्या, अलग अलग तरह के कलर्स हैं, अलग अलग तरह के शेप, साइजेस, वैरायटी हैं, इनकी स्मेल अलग अलग है। सो अगर हम इनके बारे में सोचे तो हमें यही लगेगा कि ये नेचर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। रियलिटी ये नहीं है। रियल में क्या है कि फ्लावर्स में ये जो चीजें हैं, वैरायटी हैं, इनके कलर्स अलग अलग हैं, शेप, साइजेस, ये सब चीजें अलग है। ये क्यों है? बेसिकली क्योंकि ये सब चीजें बढ़ावा देती हैं, दे आर एडिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्लावर्स। ये सब बेसिकली टूल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे हमें चीजें समझ में आएंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी हो सकता है ये चीज आपको सुन के थोड़ी नई लगे। सो बेसिकली, और साइंस में हम जानते हैं कोई भी चीज बिना रीजन के होती नहीं है। कोई भी चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सो फ्लावर्स में भी जो हमें इतनी तरह की वैरायटी और इतनी ब्यूटी देखने को मिलती है, उसके पीछे भी एक रीजन होता है, और ये सब चीजें जो है वो प्रमोट करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। सो यहाँ बेसिकली ये लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि जो फ्लावर्स हैं वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें ये सब फीचर्स डेवलप हुए हैं, वो इतने ब्यूटीफुल हैं। तो उनका काम, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, साथ साथ आपकी आंखों को भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज देखने को मिल रही है। सो बेसिकली दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। फ्लावर्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स के मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन है, जो सबसे ज्यादा आपको, आप कह सकते हो, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आगे हम जो भी अपने यहाँ पे स्टडी करने जाएंगे वो फ्लावर्स के बारे में ही करेंगे। और हम इन दो पैराग्राफ्स की बेसिकली आपको रीडिंग डाल लेनी है कि इसमें आखिर है क्या। और नेक्स्ट पार्ट में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट पार्ट में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे शो किया हुआ है, तो वो हम देखते हैं कि फ्लावर के आखिर डिफरेंट पार्ट्स होते क्या हैं। सो यहाँ देखिए, इस पेज में आपको एक फ्लावर का एलएस दिखाया हुआ है। अब एलएस में आपको यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स इसके विजिबल विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपका सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस। ये आपका क्या है? ये थैलेमस है। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके जो है, ये पार्ट, ये है कैलिक्स।
ये आपका कैलिक्स है। कैलिक्स बेसिकली क्या होता है, सी फ्लावर जो है आपका वो यहाँ पे पूरा आपका फुल ग्रोन फ्लावर दिखाया हुआ है, बट बेसिकली जब फ्लावर्स ग्रो होते हैं तो वो एक स्मॉल बड के रूप में होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। ग्रीन लीव्स, 2 या 3 आप बोल लो, वो कवर की हुई होती है फ्लावर्स को, इसके इसके अंदर फ्लावर होता है और ये लीव्स इसको कवर की हुई होती है। तो ये जो लीव्स हैं इन्हीं को हम कैलिक्स बोल रहे हैं, इन्हीं को हम कैलिक्स बोल रहे हैं। और इनका दूसरा नाम सेपल्स भी है। कैलिक्स और सेपल्स ये दोनों एक ही चीजें हैं। और जैसे जैसे ये आपका फ्लावर ग्रो करता है तो ये आपके जो सेपल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। सो ये जो आपको इधर नीचे झुका हुआ दिख रहा है ये आपका कैलिक्स है, और कैलिक्स को ही हम सेपल भी बोलते हैं। ये बीच में जो आपका बल्ज्ड पोर्शन है ये थैलेमस है। ऊपर जो आपको ये येलो कलर के दिख रहे हैं ये फ्लावर के आपके पेटल्स हैं। और अब यहाँ पे जो सेंटर में पार्ट्स दिए हुए हैं, अब आप उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर लो। यहाँ पे देखो आपके ये बेसिकली इस फ्लावर में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों शो किए हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, अब यहाँ से जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनो। और यहाँ आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से इस बात को सुनते चलो। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इक्वल टू एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज इक्वल टू गायनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में हम बात करने चाहेंगे। और एंड्रोशियम जो है आपके इसमें आपको जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है आपका एंथर और दूसरा है आपका फिलामेंट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिस पार्ट, दिस इज योर एंथर। ये जो आपका है ये क्या है, ये एंथर है। और इसके नीचे जो आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज योर फिलामेंट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज योर फिलामेंट। अब एंथर जो है आपका वो बाइलोब्ड होता है, दैट मीन्स उसमें 2 लोब्स बने होते हैं, इस तरह के उसमें 2 लोब्स होते हैं। और वो दोनों लोब्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये 2 लोब्स जो है वो आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई देंगे, एक साथ वो ज्वाइंट या फ्यूज्ड नहीं होते। डबल लोब्ड आपका बाइलोब्ड एंथर होता है। और उसमें बस एक आपकी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट वो अटैच होती है। और ये फिलामेंट जो है आपका वो थैलेमस से जाके ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, दैट इज एंड्रोशियम। अब गायनोशियम के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये भी 3 पार्ट से मिलके बना होता है। आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में केवल 2 हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज योर स्टिग्मा, ये जो आपको दिख रहा है ये है स्टिग्मा। अब इसके नीचे भी देखिए आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल ये है स्टाइल। और सबसे नीचे ये जो बल्ज पोर्शन है, ठीक है, जो स्वेलन पार्ट है ये आपका है ओवरी, इसको हम कहते हैं ओवरी। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये भी 3 पार्ट से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है आपका बेसिकली ये एक आप कह सकते हो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे आपके आगे हम इस चैप्टर में जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपके जो पॉलेंस होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे ही आते हैं। और वो कहाँ पे लैंड करते हैं, जो आपके पॉलेंस होते हैं वो कहाँ सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले कौन से पार्ट को टच करते हैं, दैट इज योर स्टिग्मा। वो वहां पे ही लैंड होते हैं, फिर वहां से उनका प्रोसेस जो है वो आगे जाता है। सो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें मैं और आपको बताना चाहूंगी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका जिसमें एंथर और फिलामेंट है, इनको एंथर और फिलामेंट को मिला के हम कलेक्टिवली स्टैमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैमेंस। एंड्रोशियम है आपका कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके एक फ्लावर के अंदर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान से सुनिए। ये जरूरी नहीं है कि एक फ्लावर के अंदर केवल आपका एक ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फिलामेंट को मिला के ये उनका एक यूनिट कंप्लीट हो गया। एंथर और फिलामेंट को मिला के इनकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम कलेक्टिवली स्टेमेंस बोलते हैं। और अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करें तो इनके 3 पार्ट्स मिला के इनकी एक यूनिट कंप्लीट हो रही है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इन तीनों यूनिट्स को मिला के कलेक्टिवली हम कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इन तीनों को मिला के हम एक साथ कार्पेल बोलते हैं। और एंथर एंड फिलामेंट इन दोनों को मिला के एज अ सिंगल यूनिट हम स्टेमेंस बोलते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। सो ये सब आपके डिफरेंट पार्ट्स हो गए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब यहाँ पे अब हम आगे जो बात करें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना क्या है। सी सबसे पहले कुछ इवेंट्स हैं जो आपके फर्टिलाइजेशन के पहले होंगे, जिनको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें आपके कुछ स्ट्रक्चर जो है उनमें भी चेंजेस आएंगे और कुछ इवेंट्स भी हैं जो चीजें होंगी। उसके बाद आपके फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे और उसके बाद आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। सबसे पहले चलिए हम ये देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में आपके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो प्लांट में बनते हैं या फिर चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पार्ट मेंशन किया हुआ है, मच बिफोर द फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन ऑफ द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज बीन टेकन। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आप प्लांट में फ्लावर को देखते हो उससे कई टाइम पहले ही प्लांट में ये डिसीजन लिया जा चुका है कि फ्लावरिंग अब होने वाली है, फ्लावरिंग प्लांट में होनी है। क्योंकि अचानक से कहीं भी फ्लावर्स नहीं आ जाते, इसके पहले प्लांट्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए प्लांट में आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, रूट मेरिस्टेम अलग होता है, शूट मेरिस्टेम अलग होता है। तो शूट मेरिस्टेम का जो एक पार्ट है जहाँ पे आपकी फ्लावरिंग होनी है, जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे फ्लावरिंग होनी है, वहां का शूट मेरिस्टेम जो है आपका वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। और उसके बाद वहां पे काफी सारे चेंजेस होते हैं जो फाइनली जाके आपके फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं और वहां पे फ्लावर आपका बनता है। ठीक है, बाकी इसमें नीचे आपके यही सब मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका वो एंड्रोशियम कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका वो गाइनोशियम कहलाता है। ये सब चीजें तो इस पैराग्राफ की आप एक रीडिंग डाल सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर कोई नई चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब एक इंट्रोडक्शन तो मुझे लग रहा है मैंने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का दे ही दिया है। अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे आपको मैं एक बार दोबारा रिकॉल कराना चाहती हूँ। स्टेमेन के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो दो यूनिट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, उनको कलेक्टिवली हम स्टेमेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टेमेन में हम दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एंथर और फिलामेंट दोनों चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। So basically, अब यहाँ हम क्या देखेंगे। हम्म So the 2.2a shows two parts of a typical stamen। अब 2.2 का a पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेमेन के दो पार्ट्स को क्लियरली दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपका एंथर है और फिलामेंट है। एंथर आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो बाइलोब्ड है, आपके इसके दो लोब्स हैं। एंड the terminal generally bilobed structure called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or petal of the flower. ये जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये जो आपका नीचे का ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपका कहाँ अटैच होता है, ये आपका थैलेमस से अटैच होता है। और इसके आगे क्या है कि The number and length of the stamen are variable in flowers of different species। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एंथर और फिलामेंट का, लेकिन हम इसको ही कोई पर्टिकुलर या टिपिकल वैसा स्ट्रक्चर मान के नहीं चल सकते कि हर फ्लावर में हमें एंथर और फिलामेंट का यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर, इसका साइज, शेप, ये सब अलग अलग फ्लावर्स में आपके अलग अलग दिख सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। If you were to collect a stamen from 10 flowers and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. अगर आप अलग अलग फ्लावर्स के एंथर और फिलामेंट को देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि उन सबका शेप एंड साइज जो है वो अलग अलग है। A typical angiosperm's anther is bilobed with each lobe having two theca। अब यहाँ पे देखिए एंथर जो है आपका वो बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है, ये एक लोब है एंथर का, ठीक है, और ये दूसरा लोब है। ये दोनों लोब्स, दो लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है और ईच लोब इज हैविंग टू थीका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर लोब में एक ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, दो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो एंथर आपका बाइलोब तो है ही, इसमें दो लोब्स तो है ही, साथ साथ इन एवरी लोब देयर इज टू थीका। सो ये डाइथीकस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसका कैसा है? डाइथीकस। बाइलोब अलग चीज हो गई। बाइलोब जो है वो आपका बोल रहा है कि एंथर में आपके दो लोब्स होते हैं, और डाइथीकस बोलने का मतलब है कि इन एवरी लोब, अगर आप इसको सेपरेट आउट कर दो, इन दोनों लोब्स को अलग अलग कर दो, तो इस लोब में भी दो थीका है और इस लोब में भी दो थीका, आपके दोनों लोब में भी दो दो थीका प्रेजेंट है। सो द एंथर इज डाइथीकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. अब यहाँ पे देखिए, ये जो थीका है इनको सेपरेट करके यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो आपकी आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो आपके थीका को एक दूसरे से डिवाइड करती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स of tissues and their organization in the TS of an anther. The bilobed nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther. अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, the anther is four-sided structure. अब आपने देख लिया बाइलोब्ड है, दो लोब्स हैं ही और दोनों लोब्स में अलग अलग दो दो थीकास प्रेजेंट है। तो टोटल आपके कितने यहाँ पे चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? ये जो एंथर का आपका ये जो सेक्शन है, यहाँ पे इस टोटल सेक्शन में आपको कितने चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 चैम्बर्स अब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोर साइडेड स्ट्रक्चर, और यू कैन से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। हमारे एंथर का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? टेट्रागोनल, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। अब ये जो कॉर्नर्स हैं आपके यहाँ पे, ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे आपके क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, सो एक बार इसको वापस से देख लीजिए। सबसे पहले हमने बात की कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके दो दो चीजें प्रेजेंट है, एंथर एंड फिलामेंट। जिसमें एंथर जो है आपका वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, और फिलामेंट जो है आपकी वो एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है। ठीक है, अब एंथर में आपके जैसा हमने बोला दो लोब्स प्रेजेंट हैं, ये दो लोब्स हो गए आपके एंथर के, ये दो लोब्स हो गए, और हर लोब में, इस लोब में भी आपके दो थीका प्रेजेंट हैं और इस लोब में भी आपके दो थीका प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई एंथर इज डाइथीकस। टोटल कितने हो गए? डाइथीकस हो गए। अब टोटल हम अगर चैम्बर्स को काउंट करें, सी दो थीका जो इसमें प्रेजेंट है, तो उनको अगर आप दो चैम्बर्स मान लो, तो दो चैम्बर्स इसमें और दो चैम्बर्स इसमें, 1 2 3 4, टोटल कितने चैम्बर्स हो गए हमारे पास एंथर में? 4 चैम्बर्स। और इस हर थीका में, जो भी आपने ये थीका देखा 1 2 3 4, इन चारों थीकाज में आपके माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इस लोब में भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया और इस लोब में भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पर जो आपके प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यही आगे चल के आपके किस चीज में ग्रो कर जाते हैं? ये ग्रो कर जाते हैं पॉलन सैक्स में। ये पॉलन सैक्स को बनाते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन सैक्स जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया आपके फर्दर डेवलप करने वाले हैं पॉलन सैक्स में, और पॉलन सैक्स जो है आपके वो पॉलन ग्रेन से पूरी तरह पैक्ड है। उनके अंदर क्या भरा हुआ है? उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है आपका, उसका शेप आपको किस तरह से दिखाई देगा? यहाँ पे खुद आपने देखा है अभी, जो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है आपके, ठीक है, हर थीका में आपके दो दो प्रेजेंट है, तो इनका शेप जो है वो सर्कुलर होता है। ये 4 वॉल लेयर्स से बना हुआ होता है, और इनकी वॉल लेयर्स कौन कौन सी होती है? इनकी जो 4 वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर्स होती है एंड टेपिटम होते हैं। 4 लेयर्स होते हैं इसकी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। इसमें जो आपका टेपिटम है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। इनर मोस्ट मीन्स जो आपके पॉलन सैक्स है उनसे बिल्कुल जुड़ा हुआ, उनसे बिल्कुल क्लोज जो लेयर होता है वो होता है आपका टेपिटम। और उसके अलावा की जो 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। पॉलन सैक्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज जो आपकी टैपिटम लेयर है ये क्या प्रोवाइड करती है? ये आपकी पॉलन सैक्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबकी इनर मोस्ट जो आपकी टैपिटम लेयर है वो आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो आपकी टैपिटम है वो पॉलन ग्रेन्स जो है उनको नरिश करती है। Cells of the tapetum possess dense
साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अब जो आपकी न्यूसिलस ये टैपेटम जो आपकी लेयर है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ये डेंस होता है। डेंस मीन्स गाढ़ा होता है, और इट कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अब आप रीजन यहाँ पे सोच सकते हो, तो मुझे सोच के बताओ। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आखिर क्यों जो है इसका न्यूक्लियस वो एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर आप नहीं सोच पाओगे तो मैं इसका आंसर जरूर दूंगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे मैसेज करो। तो इसका जो ये टैपेटम लेयर है, इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियस। व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हमारा एंथर जो है वो यंग है, उस केस में ये हमारे जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इनके सेंटर में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के टिश्यूज आके इकट्ठा हो जाते हैं, और इन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज। ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में जो टिश्यूज आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। और जैसे जैसे जो एंथर है वो डेवलप होता है, वो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उनमें मियोटिक डिवीजन शो होती है। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो डिवीजन शो करते हैं, और डिवीजन आपको पता है 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा, ये कौन सा डिवीजन शो करते हैं? मियोसिस शो करते हैं। और मियोटिक डिवीजन शो करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में। तो अब हम ये चीज देख लेते हैं। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे क्या है कि जैसा हमने अभी पढ़ा, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो मियोसिस शो करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर देते हैं। तो एक्चुअली सी कैपेबिलिटी कितनी होती है? आपका एक स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो माइक एक एक पर्टिकुलर टिश्यू, और एक एक यू कैन से कि एक टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए इनफ है, मोर देन सफिशियंट है। सो एक एक टिश्यू के पास ये कैपेबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकता है। स्पोरोजेनस टिश्यू का एक एक सेल इतना ज्यादा केपेबल होता है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकता है। और यहाँ पे प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो बेसिकली ये है क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है आपके वो फॉर्म होते हैं, और वो कहाँ से फॉर्म होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। सो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जैसे ही ये फॉर्म हो रहे हैं, आपके माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ये क्लस्टर में फॉर्म होते हैं। 4 सेल्स जो है आपके वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्योंकि वहां पे 4 सेल्स है, दैट्स व्हाई द नेम टेट्राड इज गिवन। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है आपका। और जैसे जैसे एंथर, अभी तो हमने बात की थी कि हमारा एंथर यंग है, जैसे जैसे एंथर और ज्यादा ग्रो करता है, तो एंथर में डिहाइड्रेशन होती है, दैट मीन्स उसका वाटर लूज होता है, और धीरे धीरे ये जो टेट्राड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स में बदल जाते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी हमने पढ़ा था, जो आपके एंथर में था, जहां से आपके एंथर्स जो है वो लूज होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होती है, वहां से ही आपके जो लोब्स हैं वो खुलते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो है आपके आगे चल के रिलीज हो जाते हैं। सो एज द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वही मेल गैमेट्स हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पॉलन ग्रेन्स जो है आपके वो मेल गैमेट्स नहीं है, वो मेल गैमेटोफाइट्स हैं। दैट मीन्स उनके अंदर आपके मेल गैमेट्स मिलते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स मिलते हैं, वो रियल में मेल गैमेट्स नहीं है, वो मेल गैमेटोफाइट्स हैं। अब यहाँ पे हम एक बार स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आपके ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाए गए हैं, और साथ साथ में इसके आपके 4 लेयर्स जो हमने पढ़ा था, एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस है, टेपेटम है, और मिडिल ईयर्स। ये 4 लेयर्स हैं इसके। और बीच में ये जो आपका सिमिलर टिश्यूज, सेम स्ट्रक्चर वाले जो टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू हैं। और यही इतने पार्ट को, ये वाला जो आपका इस वाले पार्ट को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका ही ये एनलार्ज व्यू है, यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो लेयर्स है ये कौन कौन से हैं।
सो यहाँ पे देखिए एंडोथीशियम है आपके, मिडिल लेयर्स भी हैं, टेपिटम भी है, और ये बीच में जो आपके रेड कलर के हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो आपको आगे चल के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये आपके नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है आपके वो रिलीज कर और डेवलप हो चुके हैं, माइक्रोस्पोर्स बना चुके हैं टेट्रास। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एंथर आपका यंग होता है उसमें डिहाइड्रेशन होती है और उसके बाद ये जो इसमें पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज होने लगते हैं, तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स को निकलता हुआ यहाँ से दिखाया जा रहा है। सो यहाँ तक का तो हमें समझ में आ गया है। अब थोड़ा हम इसके आगे भी देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पॉलन ग्रेन्स के बाद अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर पे भी हम चलते हैं। हम्म, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक हमने अच्छे से समझ लिया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें आपके पॉलेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बेसिकली बनते हैं जिसमें आपके 4 सेल्स जो है वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है आपके, चलिए वो अपने रास्ते पे आ गए हैं, प्रोड्यूस हो गए। बट उनका स्ट्रक्चर क्या होता है पॉलन ग्रेन्स का? सो पॉलन ग्रेन्स बेसिकली 2 लेयर्स के बने हुए होते हैं। जो उनकी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। आउटर लेयर इसकी एक्साइन होती है और इनर लेयर जो है इनकी वो इंटाइन होती है। अब यहाँ पे देखिए एक्साइन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि एक्साइन जो है वो किस चीज की बनी होती है। एक्साइन है आपकी वो एक पिगमेंट की, स्पेशल पर्टिकुलर टाइप के पिगमेंट की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी टाइम क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्साइन जो लेयर आपकी होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट होता है कि इसको ना आप किसी एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना किसी एसिड से कर सकते हैं, ना किसी अल्कली से कर सकते हैं। ये हर चीज को रेजिस्ट कर सकता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और पॉलन ग्रेन को पूरी तरह से कवर किए हुए रहता है एक्सेप्ट वन पोर। ये पॉलन ग्रेन्स को सब तरफ से कवर करता है, लेकिन एक स्मॉल पोर लाइक एरिया होता है जहां पे आपका स्पोरोपोलिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज जर्म पोर। उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जहां पे आपका स्पोरोपोलिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। अब आप सोच सकते हो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब सब तरफ से स्पोरोपोलिन ने पोलन ग्रेन को कवर किया हुआ तो एक पर्टिकुलर पोर पे वो क्यों एब्सेंट होता है? सो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये मेल गैमेटोफाइट्स हैं, इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो मेल गैमेट्स को जब रिलीज होना होगा, जब पोलन से बाहर आना होगा, तो उनको एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जहां से वो बाहर निकल सके। सो वही रीजन है कि ये जो जर्म पोर है आपका प्रेजेंट होता है फॉर द रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। और पॉलन ग्रेन्स को स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से काफी टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। अब ये बात हुई इसके एक्सटर्नल लेयर की। अगर हम इंटरनल लेयर की बात करें जो एंटाइन है, तो ये एक नॉर्मल सी लेयर होती है, एक थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है, जबकि वो आपकी एक्साइन जो है वो थिक लेयर होती है। और हाँ, जो साइटोप्लाज्म है आपका पॉलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर्ड इट कंटेन्स 2 सेल्स। अब यहाँ तक तो हमने उसकी कवरिंग के बारे में देख लिया कि 2 तरह की कवरिंग्स होती हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स जैसे जैसे मैच्योर होते हैं आपके, ये 2 तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये आपका टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब इसमें एक सेल को अगर हम यहाँ पे देखना शुरू करें, तो सपोज यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप करता है, जैसे जैसे ये ग्रो करता है, इसमें वैक्यूल्स आ गए और ये न्यूक्लियस
डिवाइड होना शुरू हो गया। अब ये वैक्यूल्स बड़े साइज के हो गए और न्यूक्लियस के बीच में आपके एसिमेट्रिकल स्पिंडल पैदा हो जाते हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल आ जाते हैं, जो कि सेल्स को भी एसिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो जो आपके स्पिंडल्स हैं वही खुद एसिमेट्रिक हैं। तो आपका सेल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, टू एसिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट मीन्स एक पार्ट जो है इसका वो बिगर होता है और एक पार्ट इसका स्मॉलर होता है। द बिगर पार्ट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल while the smaller part is called as generative cell। स्मॉलर पार्ट को हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म जो है वो काफी डेंस होता है, और जेनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म ये थिन होता है, उतना डेंस नहीं होता, और ये उसमें ऊपर फ्लोट करता रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हो ये जो जेनरेटिव सेल है ये मोर और लेस स्पिंडल शेप होती है आपकी, इस तरह का कुछ शेप होता है जेनरेटिव सेल का, और ये इसके ऊपर वेजिटेटिव सेल के ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि देखिए क्या होता है इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो आपके एंथर पॉलेंस जो है वो ग्रो हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं आपके। तो जब वो टू सेल स्टेज में पहुंचे जहां पे आपके वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल ये दोनों डेवलप हो चुके हैं, सो 60% स्पीशीज में इस स्टेज में आपके जो पॉलेंस हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, इतने में ये पॉलेंस जो है रिलीज हो जाते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो रिलीज हो जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन 40% स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें आपके ये जो जेनरेटिव सेल हैं ये फर्दर डिविजन शो करते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और ये वन पार्ट से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो आपका जेनरेटिव सेल वाला पार्ट है ये यहाँ से आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और टोटल अभी ये टू सेल स्टेज था, लेकिन अगर आपका ये जेनरेटिव सेल भी दो पार्ट्स में बन गया तो ये टोटल थ्री सेल स्टेज हो जाता है। थ्री सेल स्टेज होने के बाद ये शेड ऑफ होते हैं 40% केसेस में। तो कुछ आगे चल के हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इस वजह से ये क्या डिफरेंस शो करते हैं। कुछ स्पीशीज टू सेल स्टेज में ही पॉलेंस को शेड ऑफ कर देती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो थ्री सेल स्टेज में पॉलेंस को शेड ऑफ करती हैं। अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आपके अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स के ये अलग अलग टाइप्स की इन्फेक्शंस और एलर्जीज भी कॉज करते हैं। काफी लोगों में एलर्जीज वगैरह भी देखे गए हैं पॉलन ग्रेन्स की वजह से, और काफी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, ये सब डिजीजेस और डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में एक आर्टिकल है पॉलन ग्रेन्स को लेके, और इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन्स को आजकल काफी ज्यादा यूज भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पोलन टैबलेट्स हैं, पोलन सिरप्स हैं। सो वेस्टर्न कंट्रीज में, और अब तो इंडिया में भी अवेलेबल हो चुका है। सो वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन्स को, क्योंकि एज ये इट इज पोलेन्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनको न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। एथलेटिक्स एथलीट्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, और जो हॉर्सेस वगैरह रेसेस में यूज होते हैं उनको भी इनकी टैबलेट्स दी जाती हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस से भरा हुआ होता है। सो एक तरह का फैशन आप इसको बोल सकते हो कि उस पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लालच में इनको यूज किया जाता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार जो आपके पॉलेंस हैं वो शेड हो गए, सपोज आपके टू सेल स्टेज या थ्री सेल स्टेज किसी भी स्टेज में वो आपके पॉलेंस जो है वो रिलीज हो चुके हैं, तो केवल रिलीज होने से हमारा प्रोसेस जो है वो सॉल्व नहीं होता, हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होता। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू गो अप टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो केवल रिलीज होने से फर्टिलाइजेशन जो है आपकी वो नहीं हो रही है, उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक भी पहुंचना होगा, और ये प्रोसेस कभी काफी टाइम भी ले सकता है। क्या हमारे जो पॉलेंस हैं उनकी वायबिलिटी उतनी होती है? अलग अलग स्पीशीज के पॉलेंस की वायबिलिटी भी अलग अलग होती है। कुछ पॉलेंस ऐसे होते हैं जो आपके 30 मिनट्स तक ही वायबल होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ राइस एंड वीट। राइस और वीट के जो पॉलेंस होते हैं वो 30 मिनट्स तक ही वायबल होते हैं। तो उस रिलीज के इतने टाइम तक अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर वो
सो अगर 30 मिनट्स में फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस नहीं उन्होंने अचीव किया तो उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। और जबकि कुछ पॉलेंस ऐसे होते हैं अलग मेंबर्स के, जैसे रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली के जो पॉलेंस होते हैं, इनकी वायबिलिटी कुछ मंथ्स तक होती है, काफी मंथ्स तक एक्टिव होते हैं। तो इनके लिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा इजी होता है। और जैसे आप सीमेंस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, इन द सेम वे पॉलेंस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे। लिक्विड नाइट्रोजन में आप पॉलेंस को स्टोर करके रख सकते हैं, इनकी वायबिलिटी एज इट इज मेंटेन रहती है। और जैसे कि सीड बैंक्स में आप सीड को स्टोर करते हो, वैसे उसी तरह के पॉलन बैंक्स होते हैं जिनमें पॉलेंस को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, पॉलेंस के बारे में हमने देखा है। अब नेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, दैट मींस ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम बातें करते हैं। पिस्टिल जो है आपका, पिस्टिल एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है आपके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उनको हम कलेक्टिवली कह रहे हैं। कलेक्टिवली हम उनको क्या कह रहे हैं? पिस्टिल कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गायनोएशियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और गायनोएशियम में आपके एक पिस्टल भी हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सिंगल पिस्टल का भी बना हो सकता है। दैट मीन्स केवल एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में। इस सिचुएशन में हम इसे बोलते हैं मोनोकार्पेलिडी। कार्पेल है लेकिन केवल एक ही है। ठीक है, कार्पेल और पिस्टल, ठीक है, ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको हम कार्पेल भी बोल रहे हैं, पिस्टल भी बोल रहे हैं। हालांकि माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट अभी यहाँ आप कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको एक मान के चल सकते हैं, कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, तो मोनोकार्पेलरी दैट मीन्स एक ही पिस्टल है, इसलिए यहाँ देखिए सिंगल पिस्टल, लेकिन यहाँ मोनोपिस्टलरी नहीं लिखा, मोनोकार्पेलरी लिखा हुआ है। ठीक है, सिंगल कार्पेल। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, अगर एक से ज्यादा पिस्टल हुए तो हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। अब सपोज मोर देन वन पिस्टल है तो वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और अनफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। सो इफ द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर दे विल बी कॉल्ड सिनकार्पस, तो हम उनको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और अगर वो पिस्टल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो इस सिचुएशन में हम उनको बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, अब एक जो पिस्टल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल जो है आपकी वो सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। और जो सबसे बेसल पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं ओवरी। और इनसाइड द ओवरी, आप ओवरी के अंदर क्या होती है? आपकी ओवेरियन कैविटी होती है, जहां पे आपका प्लेसेंटा लोकेटेड होता है, और प्लेसेंटा पे आपके ओव्यूल्स जो है वो अटैच हो सकते हैं। सो इतनी चीजें आपको इस स्लाइड में देखनी है। अब थोड़ा डिटेल में हम इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे आगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक्चुअली है क्या प्लांट्स के। सो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। चलिए पहले हम यहाँ पे पिक्चर्स में देख लेते हैं एक साथ हमारे यहाँ पे है क्या क्या। ये फर्स्ट जो पिक्चर है आपका, ये हिबिस्कस का आपको दिखाया हुआ है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और सबसे इसमें ओवरी से भी नीचे ओवरी आपका किससे अटैच्ड है? ये थैलेमस से अटैच्ड है। सेकंड में आपके मल्टी कार्पेलरी कंडीशन दिखाई हुई है आपकी। यहाँ पे क्या है? आपके जो कार्पल्स हैं ये सारे फ्यूज्ड हैं। और थर्ड वाला जो कंडीशन है मल्टीकाल, ये थर्ड वाला जो कंडीशन है ये भी मल्टी कार्पेलरी है, बट दिस इज नॉट सिन कार्पस, इट इज एपोकार्पस। इसमें एक एक जो कार्पल है आपका वो सिंगल सिंगल अलग अलग मौजूद है। और फोर्थ जो है आपका वो एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ओव्यूल्स में एक्चुअली होते क्या क्या है, पहले हम उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं उसकी, उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे। सो यहाँ पे देखिए, ओव्यूल के बारे में जब हम कहते हैं
सो ओव्यूल आपका यहाँ पे द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल जो है आपका वो स्मॉल सा स्ट्रक्चर है जो किससे अटैच हो रहा है, प्लेसेंटा से अटैच हो रही है। ये चीजें है कहाँ, ओवरी के अंदर है आपकी। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो हमने पढ़ा था ना, ओवरी के अंदर हम देख रहे हैं ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स किससे अटैच होते हैं, ये प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। और किस चीज के थ्रू अटैच होते हैं, एक स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, जो आपके यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये फ्यूनिकल आपका प्रेजेंट है जो आपके ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है। ठीक है, अब ये पूरा ये जो स्टॉक है और ये जो फ्यूनिकल है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये ओव्यूल को टच करता है, जहां पे ये ओव्यूल को टच कर रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। ये आपका है हाइलम। ठीक है, ये फ्यूनिकल आपका देखिए इस तरह से ऊपर, ये फ्यूनिकल, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फ्यूनिकल है। ठीक है, ये ऊपर तक जो गया ये फ्यूनिकल है। लेकिन जहां पर इसने इसको टच किया, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जो आपका बॉडी है वो ओव्यूल पे जहां पे टच, फ्यूनिकल का जो पोर्शन आपका ओव्यूल पे टच कर रहा है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम। वो आपका होता है हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। यहाँ से आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आ सकते हैं कि हाइलम आपका क्या होता है। सो इट इज बेसिकली द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। अब आपके जो ओव्यूल्स हैं वो भी कवरिंग शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर सबके लिए जरूरी है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर किसी किसी स्पीशीज में वन होती है, किसी में टू भी होती है। इंटेगुमेंट्स जो है आपके, यहाँ पे भी प्रोटेक्टिव लेयर्स आपको दो तरह के दिखेंगे, एक इंटेगुमेंट्स होती है और जो इनर मोस्ट होती है वो न्यूसिलस होती है। ठीक है, तो इंटेगुमेंट्स जो है आपके वो दो तरह के होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो न्यूसिलस होती है। न्यूसिलस का अगेन यहाँ पे वही काम है, ये ओव्यूल्स को आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब यहाँ पे आप देखिए इंटेगुमेंट जो है वो पूरे ओव्यूल को कवर कर रही है एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इंटेगुमेंट जो है वो कवर नहीं करती है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपकी इंटेगुमेंट एब्सेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी इंटेगुमेंट जो है वो एब्सेंट है, और उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। Opposite the micropylar end is the chalaza, representing the basal part of the ovule. और माइक्रोपाइल एंड के जो ऑपोजिट पार्ट है उसको हम कहते हैं चैलेजल पोल, और वो उस एरिया को हम कहते हैं चैलेजा। ये जो एरिया आपका चैलेजा है, और ये पोल जो है नीचे का जो पार्ट है, इसको हम चैलेजल पोल कहते हैं। तो एक साइड आपकी माइक्रोपाइल हो गई और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपका चैलेजल पोल हो गया। Enclosed within the integuments is a masses of cells called the nucellus. nucellus के बारे में मैंने आपको बताया, इंटेगुमेंट्स के अंदर होती है। और nucellus में जो है आपके रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो है वो abundantly भरा हुआ होता है। Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte, and ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ठीक है, तो एक एम्ब्रियो सैक में आपके आप कह सकते हो कि एक जो ओव्यूल होता है उसमें जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है विच इज गोइंग टू फॉर्म द मेगास्पोर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, आप ये देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे आपने सेम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह का डेफिनेशन आपको यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस का भी देखने को मिल रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल is called the megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. अब यहाँ पे जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है आपकी वो मिलती है। ठीक है, एक सिंगल आपकी मेगास्पोर मदर सेल जो है केवल वही रहेगी आपके माइक्रोपाइलर एंड पे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से इसके डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मेगास्पोर मदर सेल है।
ठीक है। सो ये आपका स्ट्रक्चर है मेगास्पोर मदर सेल का। आप ये देख लो, यहाँ पे आपके न्यूक्लियस सेल जो है वो इसके कवर किए हुए हैं। ये जो आपके सेल्स हैं न्यूक्लियस सेल, ये चारों तरफ से इसको कवर किए हुए, बीच में आपके मेगास्पोर मदर सेल है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है आपका, ये डिवीजन शो करेगा। अगेन यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो यहाँ पे आपके सेल्स जो हैं वो पहले टू पार्ट्स में, टू सेल्स में डिवाइड होंगे, तो मेगास्पोर डायाड, यहाँ पे देखिए मेगास्पोर डायाड आपका फॉर्म होगा। और अगेन एक और डिवीजन शो होगी जिससे आपका मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। यहाँ पे आपके 4 सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 सेल्स आर प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड। आपके मेगास्पोर टेट्राड यहाँ पे हो गए हैं फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो हमने जो डिवीजन देखी वो मियोसिस थी। कौन सी डिवीजन है ये? मियोसिस। लेकिन इसके आगे से जब हम देखते हैं आपका मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके जो ये टेट्राड मीन्स 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल्स यहाँ पे हुए। लेकिन ये चारों के चारों एक्टिव होते हैं क्या? चारों के चारों सेल्स जो है क्या वो फर्दर ग्रो कर पाएंगे? सो यहाँ इस केस में ऐसा नहीं होता है। आउट ऑफ these 4 cells only one functional cell will be active, all the other 3 cell will be degenerated। बाकी के जो 3 सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। सो द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, थे तो टोटल यहाँ पे 4, लेकिन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन केवल एक मेगास्पोर से होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाए बिना ही मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये इसी पेज पे बना हुआ है, तो यहाँ पे इजिली आप चीजों को समझ पाओगे। सब जो यहाँ तक हमने देखा, आपके मेगास्पोर 4 थे, उसमें से केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो है आपका वो एक्टिव रहेगा, बाकी के 3 आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ तक इसने मियोसिस दिखाया, लेकिन आगे के जो डिविजन्स होते हैं आपके वो माइटोसिस के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप देखो ये सेल्स हैं। क्यों हम इनको सेल्स बोल रहे हैं? क्योंकि बाइफर्केशन शो कर रहे हैं इनके बीच में। देखिए ये डिवीजन है, सेप्टास प्रेजेंट है, ये अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग वॉल्स के अंदर है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, एक सपोज यहाँ पे आप मान लो आपका मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर जो है आपका, एक यहाँ पे जो फंक्शनल वाला जो है वो आपका एक यहाँ पे ये रह गया है। अब ये आपका माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, मियोसिस नहीं शो करेगा। ये क्या शो करेगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस में देखिए इसके अंदर भी सेल्स बन रहे हैं क्या? यहाँ पे आपकी कोई थिकनिंग लाइनिंग वगैरह है? यहाँ पे कोई वॉल्स आपके नहीं है, बस न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे जो आपका ये एक न्यूक्लियस था, ये यहाँ चल के 2 न्यूक्लियस बन चुका है। न्यूक्लियस डिविजन आपके शो हो रहे हैं। सो 1 न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड इंटू 2, और ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो ऑपोजिट पोल्स में मूव करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग पोल्स में मूव कर गए। फिर आपका जो ये एक न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस बनाएगा, और ये वाला भी 2। सो टोटल आपके 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर अगेन ये आपके 2 न्यूक्लियस यहाँ पे 4, और ये 2 यहाँ पे 4। सो from 1 nucleus it will be 2 nucleus cell, then 4 nucleated cell, then 8 nucleated cell। इस तरह के सेल्स आपके बनेंगे। और जब आपके सेल में 8 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, तो ये न्यूक्लियस अपने आप को आपके सेल्स के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर अरेंज करेंगे। ये कैसे अरेंज करते हैं? यहाँ पे देखिए आपके 3 सेल्स जो है यहाँ एक साथ हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड। ये 3 सिनर्जिड हो गए, और एक बाकी के 3 सेल्स आपके दूसरे एंड पे होते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और 2 सेल्स आपके सेंटर में रहते हैं, जिनको हम 2 पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर सेल्स में होते हैं, सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं ये। ठीक है, सो इस स्टेज पे अब देखिए ये दोनों पिक्चर्स आपके सेम ही है, ये और ये एक ही पिक्चर है। डेवलपमेंट का 1 और 2 स्टेप आगे पीछे का दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप देखिए सिनर्जिड्स यहाँ पे आपके ऊपर शो किए हुए हैं, और यहाँ पे आपके सिनर्जिड्स जो है वो नीचे शो किए हुए हैं। तो सेम पिक्चर को टर्न कर दिया हुआ है, ये एक ही पिक्चर को टर्न करके नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सिनर्जिट्स ऊपर है, यहाँ पे हमारे सिनर्जिट्स नीचे है। यहाँ पे 3 थे, सो 2 आपके ये सिनर्जिट्स हो गए, और ये ऊपर का ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका एग सेल है, जो कि फर्टिलाइजेशन शो करेगा। ठीक है, और ये इस वाले पोल पे आपके चलेजल एंड पे ये 3 सेल्स हैं जो आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, और बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ये सबसे, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं। और यहाँ ये जो आपका एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइल मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा पोर होता है जहां से आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंटर करेंगे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब आपके ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से एंटर करते हैं तो ये उनको फिलीफॉर्म apparatus का सामना करना पड़ता है। फिलीफॉर्म apparatus किस लिए प्रेजेंट है? टू गाइड to guide the pollen grain how to go to the egg, और they are actually present to show the direction to the pollen grains को वो डायरेक्शन दिखाएंगे कि उन्हें एग तक कैसे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पॉलन ग्रेन्स एंटर होंगे, यहाँ से सपोज आपके पॉलन ग्रेन्स एंटर हो रहे हैं, तो ये यहाँ से आपके सिनर्जिड सेल से आगे जाके एग सेल तक जाएंगे और यहाँ पे फ्यूजन शो करेंगे। और ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये एग सेल भी आपका हैप्लॉइड है और पॉलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स मिलके डिप्लॉइड सेल बनाएंगे 2n, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको? सिनगैमी। ये सिनगैमी होता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन्स आपके 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं, जबकि कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि वो 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं। तो जिन पॉलन ग्रेन्स में 3 सेल स्टेज में आपके शेड ऑफ हो रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास दो जेनरेटिव सेल्स होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं। तो एक आपका गैमेट जो है वो यहाँ पे फ्यूज होता है इस एग के साथ और सिनगैमी शो करता है, जिसमें जाइगोट बनाता है जो आगे चल के आपका डेवलप करेगा। और जो दूसरा गैमेट होता है वो यहाँ आके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये आगे चल के फिर एक सेल के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद ये फ्यूजन शो करते हैं दूसरे मेल गैमेट के साथ, और ये एक अलग न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेन। PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस शो करता है। और यहाँ पे आप देखिए, एक्चुअली यहाँ पे है क्या, ये जो आपका इम्ब्रियो सैक है यहाँ पर, इसमें टोटल सेल्स कितने हैं और टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये जो आपके दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एक ही सेल के अंदर है, ये दो अलग अलग सेल्स में नहीं है, सेंट्रल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 7 सेल्स हैं, लेकिन टोटल न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 आपके न्यूक्लियस यहाँ एंटीपोडल सेल्स में प्रेजेंट हैं, 3 न्यूक्लियस आपके सिनर्जिड्स में है और 2 न्यूक्लियाई आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए, लेकिन सेल्स कितने हैं? इसमें 7 सेल्स हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टाइम काफी जगहों पे पूछा जा चुका है, कंसेप्चुअल है, सो इसको बहुत ही क्लियरली आपको समझने की जरूरत है। सो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। और यहाँ जो मेल गैमेट आपका दो जगह फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, एक यहाँ इस एग के साथ और दूसरा यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आपकी दो जगह पे हो रही है। एक आपकी यहाँ पे सिनगैमी हो रही है जो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो रहा है, और दूसरा आपका ये पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ मेल गैमेट फॉर्म फ्यूजन शो कर रहा है, जिसको हम प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी है वो क्या होती है? सपोज आपका जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है और यहाँ पे ऑलरेडी आपके दो न्यूक्लियस दैट मीन्स 2n है, तो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसकी प्लॉइडी 3n होती है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, सो यहाँ तक का कंसेप्ट मुझे लगता है पहले आप इतना 2 3 बार रिवाइज करके अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप ऑन स्टडिंग टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।